गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एरिया एलिमेंट क्या होता है। वैसे तो जनरली अगर एरिया को हम कंसीडर करें, मान लो कोई भी एरिया है, वो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारी नीड है, हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी स्टडी करेंगे। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास स्मॉल एरिया, ये कोई एरिया हमारे पास है और इस एरिया को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये पार्ट्स क्या वेरी स्मॉल है। मीनिंग ये जो प्लेन हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, ये स्मॉल प्लेन, इसका एरिया अगर हम कंसीडर करें, ds एरिया इसका है और हमने इसको एक प्लेनर की तरह दिखाया है और प्लेनर की डायरेक्शन होती है एरिया के परपेंडिकुलर। मीनिंग जो अगर मैं ये पेपर कंसीडर करता हूँ, पेपर पे मैंने स्मॉल एरिया ड्रॉ किया तो एरिया इसकी जो प्लेनर की जो डायरेक्शन आती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आती है। तो यहाँ सरफेस के साथ मैंने एक वेक्टर लगा दिया इधर डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप। एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया एलिमेंट को अब मैं कैसे राइट करूँगा, इसको वेक्टर फॉर्म अगर दिखानी है, मान लो ये मैंने एरिया कंसीडर किया था स्मॉल ds एरिया, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर लगा दिया मैंने इसके ऊपर एन कैप, जो कि सरफेस के साथ क्या है नॉर्मल, यानी कि मैंने एक प्लेनर ले लिया जिसकी ओरिएंटेशन कौन दिखाएगा, एन कैप। और ओरिएंटेशन हमेशा कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अंदर की तरफ भी हो सकती है सरफेस के और बाहर की तरफ भी हो सकती है प्लेन के केस में। बट एरिया एलिमेंट के लिए हम अब इसको कैसे दिखाएंगे, ds एरिया इसका हो गया मैग्नीट्यूड एरिया का और एन कैप हमने इसके साथ लगा दिया इसकी डायरेक्शन। तो हमारे पास जो अगर मैं इसको ds की बजाय डेल्टा से डिनोट करूँ तो हम इसको डेल्टा से भी लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल एरिया के लिए डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ, डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा s वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा s मैग्नीट्यूड इसका एरिया का और एन कैप इसकी डायरेक्शन के लिए। तो ये जो ds, ये जो मैंने राइट किया है वेक्टर फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम एरिया एलिमेंट और ये क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। कहीं ना कहीं प्लेनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। बट इस केस में जब भी कोई क्लोज सरफेस लेंगे हम, उसके ऊपर अगर हम एरिया एलिमेंट हमें ड्रॉ करना, मान लो कोई भी कर्व सरफेस लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, मान लो कोई आया कोई सिलेंडर लेते हैं हम और उसके ऊपर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मान लो कर्व सरफेस पे स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया हमने ds, या इसके ऊपर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो हम दिखाएंगे हमेशा नॉर्मल टू द कर्व सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, ना कि इनवर्ड में। किधर दिखाएंगे, एरिया यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड में। तो प्लेनर जो हमारे पास है या एरिया एलिमेंट जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन कैसे दिखानी है, हमें आउटवर्ड दिखानी है। कैसे दिखानी है, आउटवर्ड। ध्यान रखना है इस चीज़ का, हमें डायरेक्शन ds की जो दिखानी है वो कहाँ दिखानी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखानी है, सरफेस से बाहर की तरफ, ना कि सरफेस के अंदर की तरफ। वैसे तो प्लेनर के केस में जो ओरिएंटेशन होती है प्लेनर की वो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। बट हमें क्लोज सरफेस के केस में, कोई भी कर्व्ड सरफेस हमारे पास है क्लोज सरफेस, तो उसका जो एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड दिखाएंगे हम। कैसे दिखाएंगे, आउटवर्ड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, अब ये तो हमारा एरिया एलिमेंट हो गया। तो एरिया एलिमेंट किस तरह की क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। एन कैप हमने क्या कंसीडर किया है, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिया जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन दिखाएगा, कैसे, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे हमने वाटर फ्लक्स पढ़ा है, कोई भी पाइप हमारे पास है, पाइप में से वाटर बाहर आता है, तो इसका जो एरिया कंसीडर करते हैं हम, एरिया में से अगर पाइप का एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर बाहर आएगा, एरिया कम होगा तो वाटर भी क्या आएगा, कम बाहर आएगा। तो मीनिंग क्या, कहीं ना कहीं जो वाटर फ्लक्स जो होती है, वाटर फ्लक्स मीनिंग किसी सरफेस एरिया से कितना वाटर बाहर की तरफ आ रहा है या कितना वाटर पाइप के अंदर की तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं वाटर फ्लक्स। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, सपोज करें अगर हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमने रिप्रेजेंट की थी भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमने कंसीडर की थी क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया, ये हमने, और किसी पॉइंट किसी भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर हम इसके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस रख दें, एक एरिया एलिमेंट रख दें, या कोई भी प्लेन सरफेस रख दिया ये हमने, जिसकी डायरेक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, या अगर हम ये कहें यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ करें नॉर्मल टू द सरफेस एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर किसकी डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं हम एन कैप के अलोंग लेते हैं, या सरफेस के साथ नॉर्मली लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा फिर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सिंपली, वैसे तो हम इसको फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई, और फाई जो आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह से ई इंटू क्या आ जाएगा, अगर सरफेस का एरिया एस है तो हम इसको एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सरफेस के साथ क्या है, नॉर्मल है। मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। किसी गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, कैसे, नॉर्मली कितनी पास हो रही है। बट अगर हम ये केस कंसीडर करें कि जो हमारा सरफेस है वो कुछ एंगल पे, अगर हम इसके साथ कंसीडर करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अगर मैं ऐसे दिखाऊं सरफेस एरिया, या तो हम ये दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के साथ कुछ एंगल पे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करता ds, और एरिया एलिमेंट वेक्टर डायरेक्शन इधर दिखा दिया एन कैप की। अब इसके दोनों के बीच में यूनिट नॉर्मल वेक्टर में और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दोनों के बीच में अगर कुछ ओरिएंटेशन आ जाए, मीनिंग दोनों के बीच में कोई एंगल, मीनिंग एरिया जो है वो टिल्ट हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्मॉल एंगल थीटा पे, तब हम क्या राइट करेंगे। तो एरिया वेक्टर हमने जो ds दिखाया है, हम इसका एलिमेंट जो है इसका प्रोजेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, वो जो आएगा ds cos थीटा आ जाएगा। तो मीनिंग अगर स्मॉल फ्लक्स स्मॉल एरिया एलिमेंट में से निकालने हैं हमें डी फाई के स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगी स्मॉल एरिया एलिमेंट में से ds में से, तो ये कितनी आएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई ds कोस थीटा हो जाएगी, क्योंकि हमें अब वो एरिया कंसीडर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही हमने सरफेस को रोटेट करवाया स्मॉल एंगल थीटा से, तो सरफेस का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो नॉर्मल है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, अब कम हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो डी फाई जो हम राइट करेंगे यहाँ पे स्मॉल फ्लक्स डी फाई, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds में से जब सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्मॉल एंगल पे है, थीटा एंगल पे टिल्टेड है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई कोस थीटा इंटू ds। हम दूसरा भी केस कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्रोजेक्शन है वो किसके अलोंग निकाल ले हम, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अलोंग, ये कितना आएगा ई कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम इसको राइट कर सकते हैं ई, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एरिया एलिमेंट की किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें, अगर सरफेस मान लो पूरे टोटल सरफेस में से हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे। और एक बात का ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन हमें क्लोज सरफेस पे करना है। किस पे करना है, क्लोज्ड पे, इसलिए हम यहाँ पे एक सर्कल लगाते हैं बीच में, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस को ये सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल होता है सरफेस के ऊपर, क्लोज सरफेस के ऊपर, जो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट की बात करें अगर, यूनिट क्या आएगी, SI यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट निकालते हैं, क्या आएगी SI यूनिट इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम हमने किया था इसका, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है न्यूटन पर कूलाम, और एरिया के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम जो है इसकी यूनिट आ जाएगी। और अगर हम फाई की यूनिट आ गई है, ये फाई के लिए यूनिट। और डायमेंशनल फार्मूला अगर देखें इसका, डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है हमें, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। मीटर लेंथ है तो लेंथ के लिए l की पावर 2 हो जाएगा। कूलम एम्पियर टाइम होता है, पावर गिवन है इसकी -1, तो यहाँ -1 लगा देंगे और इसको सोल्व करेंगे पावर्स को। m की पावर 1 आ जाएगा, l की पावर 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो l की पावर कितना हो जाएगा 3। टाइम की पावर -2 यहाँ पे, -1 यहाँ से आएगा, तो t की पावर -3 हो जाएगा। और एम्पियर की पावर -1 क्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यूनिट हो गई, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई है फ्लक्स की। फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज किसी सरफेस में से पास होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसी क्वांटिटी है ये, कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, गोल्स थ्योरम, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करते हैं। और फ्लक्स की वैल्यू से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से या सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज की वजह से फाइंड आउट करना है, जो कि चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे गोज थ्योरम, गोज लॉ पढ़ेंगे। गोज ने जो है एक लॉ दिया था, गोज लॉ, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है गोज थ्योरम, या इसको हम गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गोज लॉ सबसे पहले तो ये किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम, total electric flux over the closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge contained inside it, inside the closed surface। मीनिंग क्या है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, अगर मैं सपोज करूँ मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है कोई भी, और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि स्फेरिकल सरफेस है, अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस कितने चार्ज का इनक्लोज किया हुआ है, क्यू चार्ज को। और एरिया क्या है इसका, एस एरिया, और इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम आएगा किसका, टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज कितना है, क्यू, या हम फाई ई को लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज हमें कौन सा लेना है, जो चार्ज सरफेस के अंदर क्लोज्ड है उस चार्ज को लेना, आउटसाइड के चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अनदर डेफिनेशन भी हो गया है गोज थ्योरम की फॉर्म में, और इसका प्रूव करते हैं हम, प्रूव करते हैं इसको, प्रूव करते हैं इसका। हम क्या कंसीडर करना, गोज थ्योरम को प्रूव करेंगे। हमें कंसीडर करना है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि किसी स्फेरिकल
हम इसको स्फेरिकल सरफेसेस के केस में करेंगे, सिमेट्रिक चार्ज के लिए, सिमेट्रिक सरफेस के लिए। हम ये कंसीडर करते हैं भी कोई स्फीयर हमारे पास गिवन है, ये कोई स्फीयर गिवन है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज जो है वो एनक्लोज किया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर। हमें क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कोई पॉइंट इसके सरफेस पे कंसीडर करेंगे, पी पॉइंट, ये कोई पॉइंट पी इसके सरफेस पे है, और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी, अगर अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड आएगी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा पी पॉइंट पे, उसकी हमें पता है, हम कर चुके हैं पहले, तो क्या आएगा सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर इसका रेडियस है तो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और ये कैसे आएगा, आउटसाइड। यूनिट वेक्टर आर कैप की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड है। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि इस पी पॉइंट पे सरफेस पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया ds, और ds एरिया इसके साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं एन कैप, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एरिया एलिमेंट में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स जो आएगा डी फाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, ये आ जाएगा। बट अगर हम कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस की वजह से फाइंड आउट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज स्फेरिकल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी फाई, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्लोज सरफेस पे, ये आ जाएगी ई डॉट डी एस, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो है वो कितनी है, 0। एन कैप जो है वो पैरेलल है किसके, आर कैप के, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है, तो एंगल 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, ई को बाहर लिख सकते हैं, देन फाई इज इक्वल टू ई, और कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, सिर्फ सरफेस का। और स्फीयर का अगर हम इंटीग्रेशन करें सरफेस का, ई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डी एस का जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो स्फीयर का जो एरिया होता है सरफेस का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। के की भी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू है, तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है, और 4 पाई ऊपर है, यहाँ 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाई जो आएगा दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने ये कंसीडर किया था, ये जो स्फेरिकल सरफेस जो रखा हुआ वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि गोज थ्योरम है। तो गोज थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाती है हमारी। तो गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा किसी भी क्लोज सरफेस में 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम आता है किसके, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। ध्यान रखना है चार्ज हमें सिर्फ सरफेस के अंदर का लेना है, जो सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है, सरफेस जिस चार्ज को एनक्लोज करता है, ना कि आउटसाइड के चार्ज को। और अब हम करते हैं फ्लक्स की बात, डायरेक्शन फ्लक्स की। फ्लक्स वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फ्लक्स कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। फ्लक्स जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी आ सकती है फ्लक्स। तो क्या क्या केस है हमारे पास, हम अगर सिंपल फार्मूला लिखें ई एस कोस थीटा, फ्लक्स का फार्मूला सिंपल लिखें हम ई एस कोस थीटा, ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, टोटल सरफेस और थीटा एंगल पे है, तो ये थीटा डिसाइड करेगा। अगर हम थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री लेते हैं, मीनिंग एक्यूट एंगल लेते हैं, एक्यूट एंगल, तो
कोस थीटा की वैल्यू जो है, अगर थीटा लेस देन 90 है तो कोस थीटा हमेशा 0 से क्या रहेगा, ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और फ्लक्स इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड केस लेते हैं, अगर हम थीटा की फाई की जो है, थीटा की जो वैल्यू है, अगर ये हम क्या लें 90 डिग्री के इक्वल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोस 90 आएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थर्ड केस लेते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 लेते हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 हमने लिया हुआ एंगल को, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, मीनिंग नेगेटिव हो जाएगी, कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कोस थीटा नेगेटिव है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो हमारा आउटवर्ड फ्लक्स है, इसको बोलते हैं हम आउटवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स जब पॉजिटिव है, इसका मीनिंग फ्लक्स क्या है, आउटवर्ड। और थीटा अगर 90 से ज़्यादा आ जाता है, यानी कि फाई की वैल्यू अगर, तो ये हमारे पास होगी फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू। आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है, आउटवर्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम मान के चलते हैं पॉजिटिव। इनवर्ड जो फ्लक्स आएगा, इसको हम मान के चलेंगे नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इनवर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव की बात क्यों आई, क्योंकि अगर सरफेस इनक्लोज करता है प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आउटवर्ड है, तो एन कैप और आर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आउटवर्ड है। इस केस में थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। थीटा 0 है, आउटवर्ड, तो फ्लक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे ये जो ई और एन में जो एंगल है वो कितना है, 0, मीनिंग आउटवर्ड फ्लक्स है। बट अगर मैं यहाँ पे चार्ज नेगेटिव ले लेता अंदर की तरफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ आती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आती, अंदर की तरफ, और जबकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहाँ आता, सरफेस के आउटवर्ड आता। तो ऐसे केस में दोनों के बीच में जो एंगल आ गया थीटा 180 डिग्री आ गया, और 180 डिग्री पे कोस नेगेटिव हो जाता है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मीनिंग पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स हमेशा आउटवर्ड आएगी, नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। तो ये हमारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हमने गॉस थ्योरम कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन नेक्स्ट जो है हमारी वीडियोस में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।